बो लेग्स मतलब लेग्स ऐसे होते जा रहे हैं, जो नॉर्मली ऐसे थे वो ऐसे होते जा रहे हैं। इस पे लगाम नहीं है। हमने हर 2 घंटे पे कुछ खाना है और एक्सपेक्ट ये भी करना है कि हेल्थ भी ना खराब हो। ये दोनों चीजें एक साथ संभव नहीं है। क्या ये पूरी तरह से ठीक भी हो सकती हैं? और पूरी तरह से ठीक बिना दवाइयों के भी हो सकते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अवधेश पांडे जी। डॉक्टर अवधेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना जी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी जी। डॉक्टर अवधेश, बो फुट जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि धनुष आकार के पैर, ये जो समस्या होती है ये क्यों होती है, इसके होने की वजह क्या होती है? और वैसे ज़्यादातर इस बारे में लोगों को अवेयरनेस है ही नहीं, तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि ये समस्या क्यों होती है, किन वजहों से होती है, इसका क्या उपाय से इसे ठीक किया जा सकता है, किस तरीके से हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो बो फुट की समस्या है वो होने के क्या कारण हो सकते हैं और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पहचाने कि बो फुट की समस्या हो गई है। वंदना जी, एट द आउटसेट मैं आपको बताऊं, आप बड़ी रिवोल्यूशनरी लोग हैं। आप ऐसे ऐसे टॉपिक्स लेके आते हैं जिसमें पूरी दुनिया की ये समस्या है, लेकिन इस समस्या को अंडर द कारपेट हम ब्रश कर रहे हैं। और छोटे छोटे, विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स टू ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, न्यूरो सर्जन्स जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उनको मेरा माफ करिएगा। मुझे लगता है कि जैसे मेरा और आपका, वंदना जी, जो आपके चैनल का और और हमारा जो ध्येय ये है कि ये सारा कुछ प्रोग्राम आप देखें और घर बैठे ही ठीक हो जाए। जी हमें कांटेक्ट भी करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि एक आम आदमी अपने घर पे ये समस्या लेके ठीक कैसे होगा। जी ये बिल्कुल। एक हमारा ये प्रयास है। और आपको मैं सैल्यूट करता हूं, आपने ये टॉपिक छेड़ा है आज। ये छेड़ना बहुत जरूरी था, क्योंकि पूरी दुनिया में ये समस्या चलती जा रही है। जैसे जैसे हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा रहे हैं, लोगों का हाइट कम हो रहा है। तो ये जो समस्या है, ये सिर्फ कैल्शियम डेफिशिएंसी या विटामिन डी डेफिशिएंसी के चलते हो रहा है, ये बोल के हम ब्रश असाइड नहीं कर सकते। इसके लिए हमें समग्र रूप से उसको देखना पड़ेगा। इसीलिए जो अपना बेसिक प्रिंसिपल है, दृष्टि और दृष्टिकोण, ये दोनों सुधारने पड़ेंगे इन समस्या को देखने के लिए। अब जो आपने बात बोली बो लेग्स की, बो लेग्स मतलब लेग्स ऐसे होते जा रहे हैं, जो नॉर्मली ऐसे थे वो ऐसे होते जा रहे हैं। तो हम इसको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, ये 3 भाग में डिवाइड करेंगे इसको। एनाटॉमी हमें पता है कि एनाटॉमिकली ये बो लेग अगर हो गए तो हाइट कम होगी। दिस इज नंबर 1। एनाटॉमी में बचपन से लेके अभी तक का लाइफ एक दिन में बिगड़ती नहीं है, एक दिन में ठीक नहीं होगी। ये एक जीवन प्रक्रिया है जो चलती रहती है। इसीलिए सुधार जो है, अगर आपने आज किया, उसके परिणाम आज ही मिल जाएंगे जरूरी नहीं है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम होंगे। अच्छा कर रहे हैं तो भी, बुरा कर रहे हैं तो भी। तो सबसे पहले बचपन से आ जाइए। हगीज पहनाते हैं हम जी बच्चों को, बिल्कुल पहनाते हैं, वो और इतने आजकल तो हर कोई पहनाता है। वो इतने मोटे होते हैं, और कंपनीज उसको और ज्यादा गद्देदार बनाने के लिए और मोटे कर रहे हैं। तो जब आप हगीज पहनाएंगे तो बच्चे का फुट जो सामने की तरह होता है वो ऐसे टर्न हो जाएगा, क्योंकि वो हगीज को एकोमोडेट करना है।
तो जिन बच्चों का बो फुट हो रहा है उन पेरेंट्स को ये जरूर देखना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं। क्या आप उसको टॉयलेट ट्रेंड शुरू से कर सकते हैं जैसे आप अपने कुत्ते को करते हैं? आप अपने कुत्ते को ट्रेन करते हैं, उसको हगीज तो नहीं पहनाते हैं, उसको आप डांट के ट्रेन करते हैं, उसको जैसे भी आप ट्रेन करते हैं, क्या आप अपने बच्चे को ट्रेन कर सकते हैं ताकि आपको हगीज की जरूरत ना पड़े? नंबर वन। कभी पहना दिया वो बात दूसरी है, एक आपके पैसे बचेंगे, दूसरे आपके बच्चे का हेल्थ ठीक रहेगा, तीसरा आप उसको डिसिप्लिन्ड कर रहे हैं। और ये तीनों चीजें उसके नर्व्स में जाएंगी और उसको बिल्कुल योग का पहला नियम है डिसिप्लिन। यम का क्या मतलब है? डिसिप्लिन। जी यम नियम का मतलब है डिसिप्लिन। तो योग का पहला पाठ पढ़ा रहे हैं और आप उसका पोस्चर भी सुधार रहे हैं, तो वहां से शुरू करते हैं एनाटॉमी। दूसरा, हम पहले लंगोट पहनते थे, जी बिल्कुल। अब हम जो बैगी टाइप के पैंट्स पहनते हैं, तो हाइड्रोसील जो मेल्स हैं, हाइड्रोसील ये टेस्टिस बड़ा हो जाता है दो चीजों से। एक, आपका पोस्चर सही नहीं है, दूसरा आपकी ओबेसिटी बढ़ गई है, तीसरा हर्निएशन इन सम फॉर्म और द अदर है जिसके चलते टेस्टिकल्स बड़े हो गए। टेस्टिकल्स बड़े होंगे तो हगीज वाली बात होगी, उसको अकोमोडेट करने के लिए आपको पैर को चौड़ा करना पड़ेगा और बो लेग होंगे। तीसरा, आपकी ओबेसिटी, इस पे लगाम नहीं है, हमने हर 2 घंटे पे कुछ खाना है और एक्सपेक्ट ये भी करना है कि हेल्थ भी ना खराब हो, ये दोनों चीजें एक साथ संभव नहीं। इसलिए डिसिप्लिन ऑफ फीडिंग बहुत जरूरी है अगर आप ओबेसिटी अपना कम करना चाहते हैं तो। और कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला ये है कि इसको जिप करिए, और कोई फॉर्मूला नहीं। और जितने भी फॉर्मूला हैं ये आपके पैसे खर्च होंगे लेकिन आप ठीक नहीं होंगे। चौथा, आप चप्पल पहन के चलते हैं, ऊपर वाले ने फुट ऐसे बनाया है, उसमें आर्च है, आपने फ्लैट चप्पल पहन लिया तो फुट आपका ऐसे हो गया। तो आश्चर्य वाली कौन सी बात है, क्योंकि आप तो ऊपर वाले को ये भी बता रहे हैं चप्पल पहन के कि तुमने तो गलती किया है कि मुझे आर्च फुट दिया है, मेरा तो फुट ऐसे होना चाहिए। तो इसमें आश्चर्य वाली कौन सी बात है कि आपकी हाइट कम हो रही है? आपके पांव जमीन पे नहीं हैं, जिनके पांव जमीन पे नहीं हैं वो बहुत दिनों तक जमीन पे रहेंगे नहीं। ये एक गंभीर बात है, ये एक गहरी बात है, आप सोचिएगा इसके बारे में। दूसरा ये है डॉक्टर कि अवधेश, एक मिनट के लिए मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी। पुराने जमाने में जो साधु संत हुआ करते थे, योगी पुरुष हुआ करते थे, वो खड़ाऊं पहनते थे, तो वो भी फ्लैट ही हुआ करती थी। खड़ाऊं फ्लैट नहीं होता है। आपने फिर कभी ठीक से खड़ाऊं को देखिए, खड़ाऊं फ्लैट नहीं होता है। खड़ाऊं के नीचे पाए होते हैं, उसको बैलेंस करना पड़ता है, नहीं तो आप गिर जाएंगे। और बैलेंस आप ये खड़ाऊं पे जितने लोग खड़ाऊं जानते हैं वो कभी उसको पहन के देखें, आपको अपने चप्पल को बैलेंस नहीं करना पड़ता है। लेकिन खड़ाऊं को पहनने के लिए या तो फ्रैक्चर हो जाएगा आपको, आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे, उसको बैलेंस करना पड़ता है, उसके लिए एफर्ट लगता है। और उसमें क्या होता है कि जब आप खड़ाऊं पहनते हैं, ये डिफरेंस है। आपने बिल्कुल ठीक बोला, बहुत ही उम्दा बात की आपने। खड़ाऊं को बैलेंस करने के लिए आपको अपने पैर को बार बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा, तो प्रेशर पॉइंट स्टिमुलेट होते हैं, जो मैं इसी पे आ रहा था कि फुट के नीचे पूरे बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए प्रेशर पॉइंट्स बने हुए हैं। वो प्रेशर पॉइंट्स जैसे ही आप गद्देदार पैर वाला पहनते हैं, वो प्रेशर पॉइंट्स को आप एनल कर देते हैं। तो आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है अगर ब्लड प्रेशर कम हो गया है? आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है अगर आपकी नजर कमजोर हो रही है? आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है अगर आपके बाल गिर रहे हैं? क्योंकि ये सभी प्रेशर पॉइंट्स आपके फुट पे हैं, जो आपने चप्पल पहन के और गद्देदार चप्पल पहन के और महंगे चप्पल पहन के आपने उसको एनल कर दिया है। इसीलिए
खाली पैर घास पे चलने पे लोगों को अच्छा फील होता है, क्योंकि वो प्रेशर पॉइंट स्टिमुलेट होते हैं, आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है, आपका गैस्ट्रिक फंक्शन ठीक होता है, दिमाग ठीक होता है, डिमेंशिया नहीं होता है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। ये सभी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। और इसकी निशानी ये है कि आप अपने फुट को देखिए, रोज एक आप सेल्फी ले लीजिए, फुट को देखिए। आपकी फुट आपकी शक्ल से अच्छी नजर आनी चाहिए। अगर आपकी फुट अच्छी नहीं नजर आ रही है तो आप अपने आप को स्वस्थ न समझें, और उपाय के लिए पांव जमीन पे रखना शुरू करें, फुट आपका ठीक हो जाएगा। आप देखिए, ये धरती को वैसे ही मां नहीं कहा गया है। जी। आपके पांव धरती पे है ही नहीं, आप चप्पल पहन लेते हैं, आप पांव धरती पर रखना ही नहीं चाहते, क्योंकि आपको उसमें गंदगी दिखती है। हमें 2 स्टेप पीछे लेना पड़ेगा। जिस मिट्टी में, जिस जमीन में ये ताकत है एक बीज को पेड़ बना देने की, हमें अगर उसमें गंदगी दिख रही है, हम ज्यादा पढ़ लिख गए हैं, हमें 2 स्टेप पीछे लेना पड़ेगा। तो हमें ये बातें समझनी पड़ेंगी। एनाटॉमिकली मैंने बात कर ली कि बो लेग्स क्यों हो रहे हैं। जी। अब आइए फिजियोलॉजी पे। फिजियोलॉजिकली हम आराम परस्त लोग हो गए। आप किसी जानवर को देखिए, उससे सीखने, जानवर से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जानवर हमेशा इस स्थिति में रहता है कि नेक्स्ट मोमेंट अब अटैक होने वाला है और मुझे भागना है। वो कभी भी बहुत आराम की स्थिति में आपको ये दिखेगा नहीं, एक्सेप्ट गौ माता जो आपके घर में रहती हैं, जिनके लिए आपने सब कुछ ये किया है। वो बड़े आराम से जुगाली करते हुए बैठती हैं, लेकिन वो भी जैसे ही खतरे का आभास होता है इमीडिएटली उठ के खड़ी हो जाती हैं और भागने के चक्कर में रहती हैं, क्योंकि आप ये बॉडी ऐसे बनी हुई है। हम क्या करते हैं, जैसे मैं अभी बैठा हूं, अगर मैं रिलैक्स करना चाहूं तो मैं ऐसे बैठ जाऊंगा और रिलैक्स हो जाऊंगा कि अब तो कुछ नहीं होना है, अब तो सारा कुछ। आप देखिए बैक के मसल्स, जैसे ही आपने बैक रेस्ट ले लिया, बैक के मसल्स रिलैक्स हो गए, उनका टेंशन कम हो गया और वो सिकुड़ गए। तो आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है कि अगर ओल्ड एज में आपकी स्पाइन झुक गई तो ऐसे आप झुके? क्योंकि आपने कभी बैक मसल्स की बात ही नहीं की, कभी सोचा ही नहीं कि स्टूल पे बैठना चाहिए, चेयर पे नहीं बैठना चाहिए। अगर चेयर में बैक रेस्ट है, अगर सीधा बैठना शुरू कर देंगे, बैक रेस्ट यूज नहीं करेंगे, तो मोस्ट ऑफ द बैक एक्स चले जाएंगे और आपके मसल्स बिल्कुल आप बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएंगे और आपकी हाइट ओल्ड एज में कम नहीं होगी। ये फिजियोलॉजिकली फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो अपार्ट फ्रॉम ये जो पॉस्चर्स हैं, हमने कुछ आसन होते हैं जो फिजियोलॉजिकली आप सीधा सिंपल, जो पैर मोड़ के नीचे बैठने की स्थिति है, जिसको इंडियन स्क्वाटिंग स्टाइल या मल आसन कहते हैं, हमने उसमें बैठना ही छोड़ दिया है। और हम अगर उस पर बैठना शुरू करेंगे तो पेल्विक मसल से लेके बैक के सारे मसल्स गर्दन तक बिल्कुल सीधी हो जाती है और सारे मसल्स एक्टिव हो जाते हैं, ताकि आपका स्पाइन बाद में बेंड ना हो और हाइट कम ना हो। ये बात हो गई फिजियोलॉजी की। अब आते हैं बायोकेमिस्ट्री पे। बायोकेमिकली कैल्शियम की डेफिशिएंसी तक तो दिखता है आपको, लेकिन डेफिशिएंसी क्यों है वो दिखता नहीं है, क्योंकि कैल्शियम आपके डाइट में काफी है, काफी मात्रा में आप ले रहे हैं। आप जो भी डाइट ले रहे हैं उसमें कैल्शियम काफी मात्रा में है। कैल्शियम को बोन में जाना चाहिए, वो जा नहीं रहा है। प्रॉब्लम सिर्फ इतना है, और वो नहीं जा रहा है तो आपके आर्टरीज में डिपॉजिट हो रहा है। इसीलिए जो हार्ट डिजीज के लिए सीटी स्कैन करते हैं उसमें कैल्शियम स्कोरिंग करते हैं कि उसमें कैल्शियम कितना डिपॉजिटेड है, क्योंकि कैल्शियम को बोन में जाना चाहिए था, लेकिन वो हार्ट के आर्टरीज में डिपॉजिट हो रहा है। आपके मसल्स, आपके कैल्सिफिकेशन वो
कभी गॉल ब्लैडर में स्टोन बना रहा है, कभी किडनी में स्टोन बना रहा है, क्योंकि वो ठीक डायरेक्शन में जा नहीं रहा है। वो ठीक डायरेक्शन में इसलिए नहीं जा रहा है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड विटामिन के। विटामिन K2 की कमी है, जिसके चलते कैल्शियम को ठीक से चैनलाइज नहीं किया जा रहा। अब मैं दर्शकों पे छोड़ता हूं कि विटामिन K2 किस किस खाने में नेचुरली अवेलेबल है, आप वहां से लेके अपने कैल्शियम डेफिशिएंसी को ठीक कर सकते हैं। दूसरा है, ये कैल्शियम के पूरे गेम को चलाता है विटामिन डी, और विटामिन डी का एक ही सोर्स है सूरज। आप एक प्लांट को सूरज से निकाल के छाए में रख दीजिए, वो प्लांट सीधा नहीं रहेगा, झुक जाएगा। आप कैसे सोच रहे हैं कि आप सूरज में नहीं रहेंगे तो आप नहीं झुकेंगे? आप लिविंग थिंग नहीं है क्या? ये बातें सीखने जैसी बातें हैं। हो सकता है कोई डेफिशिएंसी ना हो, आप सिर्फ धूप में नहीं जा रहे हैं, दिस कुड बी अ फिजियोलॉजिकल डेफिशिएंसी। ये विटामिन डी की कमी है। तो विटामिन डी, अगर आपने, ये बहुत पावरफुल हार्मोन्स हैं, दो बहुत पावरफुल हार्मोन्स बॉडी में हैं, आपके माध्यम से आपके दर्शकों को मैं बता दूं, जिसके चलते मोस्ट ऑफ योर डिजीज, जितनी डिजीज आप जान रहे हैं, ये यही दो डेफिशिएंसी से हो रही हैं, इंसुलिन और विटामिन डी। इंसुलिन, जब भी आप हर 2 घंटे पे कुछ खाएंगे, चाहे आप बिस्किट ही क्यों नहीं खा रहे हैं, इंसुलिन निकलेगा। इंसुलिन का स्पाइक आएगा। इंसुलिन का काम है शुगर को ब्लड से लेके सेल में डालना, ये उसका पहला काम। इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया तो वो अपना काम नहीं कर पा रहा है, तो अपने दूसरे, तीसरे, चौथे काम करेगा। उसका दूसरा, तीसरा, चौथा काम है ग्रोथ फैक्टर। इंसुलिन बहुत पावरफुल ग्रोथ फैक्टर है। आपका मुंह भी बड़ा करेगा, पेट भी बड़ा करेगा, ट्यूमर को भी बड़ा करेगा, वॉट्स भी बनाएगा। जिन लोगों के वॉट्स निकले हुए हैं, यहाँ पर एक लंप निकला हुआ है, लाइपोमा है, ये सब इंसुलिन के चलते हैं। आप रेगुलराइज्ड वे में खाना शुरू करते हैं, आपका लाइपोमा चला जाएगा। तो आपका फाइब्रॉइड है, यूट्रस में फाइब्रॉइड है, क्यों? इंसुलिन बार बार निकल रहा है। इंसुलिन हर चीज को बड़ा करता है। यूट्रस सॉफ्ट टिश्यू है, उसको पूरा बड़ा नहीं करता है, तो वो पॉकेट्स में बड़ा करता है, जिसको आप फाइब्रॉइड बोलते हैं। तो फाइब्रॉइड क्यों हुआ? क्योंकि आपकी जुबान पे लगाम नहीं था। आप देखिए, ये बड़ी सिंपल सी बातें हैं, जो दर्शक अगर समझ जाएंगे, अपने घर पे ही ठीक हो जाएंगे। सर्कैडियन रिदम कैसे सेट करना है, कितने बजे उठना है, क्या करना है, सूर्योदय के 90 मिनट पहले आप अगर नहीं उठ रहे हैं, और ये प्रेरणा पक्षियों से लीजिए। पहला पक्षी बोल सूर्योदय के ठीक 90 मिनट पहले शुरू हो जाएगा। अगर कोई टाइमिंग करना चाहता है तो टाइमिंग कर ले, आपके माध्यम से मैं बोल रहा हूं उनको, वो टाइमिंग कर ले। पक्षियों का बोल शुरू हो जाता है, वो समय है आपको उठाने का। आपको उठा रहे हैं और आपको वो डिस्टर्बेंस लग रहा है। यही तो प्रॉब्लम है। हम एक साथ जीना हमने छोड़ दिया है, और फिर भी हमें लगता है कि हम तो 200 साल जीना ही चाहिए हमें। नहीं जिएंगे। अगर आप एक साथ जीना, कम्युनिटी लिविंग हमने छोड़ दिया है, हम न्यूक्लियर लिविंग में आ गए हैं। नहीं भाई, परिवार क्या चीज होता है, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे, बस इतने ही। ये न्यूक्लियर फैमिलीज बहुत प्रॉब्लम कॉज कर रहे हैं, नॉट ओनली फॉर योर फिजियोलॉजिकल हेल्थ, फॉर योर एनाटॉमिकल हेल्थ ऑल्सो। तो ये सभी फैक्टर्स आप अगर देखें, रिस्पॉन्सिबल हैं कि आपका ग्रोथ नहीं हो पा रहा है और आपके लेग्स बो कर जा रहे हैं बाद में आके। ये सभी फैक्टर्स थे वंदना जी, जो मैंने कोशिश की आपको सिस्टमैटिक ढंग से हर चीज ये बताने की। अगर इसमें कहीं कोई त्रुटि है तो मुझे जरूर पॉइंट आउट करिए, मैं एलैबोरेट करूं। डॉक्टर अवधेश, आपने बताया कि विटामिन डी की कमी से भी बो लेग्स होती हैं, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स भी होता है, तो रिकेट्स और बो लेग एक जैसी ही समस्या है या अलग अलग समस्याएं हैं? अलग है। रिकेट्स बच्चों में होता है, और जो एडल्ट में विटामिन डी की कमी के चलते हड्डियां फ्रैक्चर करने लगती हैं, उसको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। जो बच्चों में होता है रिकेट्स होता है, बड़ों में होता है उसको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। वो पूरे बोन्स बहुत कमजोर हो जाते हैं। उसका सिर्फ सिंपल उपाय है, आप धूप में
2 घंटे रहना शुरू कर दे रोज। ये बहुत सिंपल है। ये इसके लिए ये दवा लें, वो दवा लें, ये डॉक्टर को दिखाएं, वो डॉक्टर को दिखाएं। आप अगर कुछ ना कर पाए, अपने घर में बैठ के बैलेंस डाइट लें, 2 ही बार खाना खाएं, 2 जून भोजन और 2 घंटे धूप में रहें। ऑस्टियो मलेशिया से लेकर रिकेट्स तक आप क्योर कर सकते हैं अपने घर में बैठ के। डॉक्टर अवधेश, ये भी बताइए कि क्या गर्भावस्था में भी बोलेक्स की बीमारी हो सकती है? वो पता चल ट्रांजिएंट है सकता है? वो। जी, आपकी बात बिल्कुल, आपने आप बड़ा वेल रेड हैं वंदना जी। आई शुड कॉम्प्लीमेंट यू बिकॉज आप बहुत सी ऐसी बातें लेके आ रही हैं जो नॉर्मली लोग नहीं उठाते हैं। मैं तो कई चैनल पे इंटरव्यू देता हूं, मैं देखता हूं, तो आई सैल्यूट यू फॉर दिस। आपने बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, बहुत थैंक यू बढ़िया। सो मच। तो इसमें क्या है, आपने ठीक बोला, जैसे ओबेसिटी है, ओबेसिटी में तो परमानेंट प्रेगनेंसी की तरह लोग 9 महीने का बेबी लेके पेट में चलते हैं, जो मतलब मोटे लोग हैं, वो आपने देखा होगा। लेकिन हमारी ये बहनों में और माताओं में ये ट्रांजिएंट फेज है। और ट्रांजिएंट फेज के लिए चूंकि आपके पॉस्चर को अकोमोडेट करना है, तो बॉडी बो लेग इसलिए करती है कि आपके पॉस्चर को अकोमोडेट कर ले। जैसे ही प्रेगनेंसी खत्म होती है, वो बॉडी अपने आप उसको संभाल लेती है। ये बॉडी की फिजियोलॉजी है, उसमें कहीं कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी में अवॉइड कर सकें कि चप्पल ना पहने और ज़्यादातर टाइम पाँव ज़मीन पे रखें, तो बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स आप उस समय भी ट्रांजिएंटली नहीं होगा और बॉडी को बहुत मौका मिल जाएगा। प्लस ये आपके लिए भी अच्छा है और आपके बच्चे के लिए भी अच्छा है कि आपके पाँव ज़मीन पे हों और आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक चलता रहे। क्योंकि जब आपके पाँव ज़मीन पे नहीं होंगे तो बहुत से इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स आप अर्थ नहीं कर पाते हैं, जो अंदर चलते रहते हैं, जो आपको भी नुकसान दे सकते हैं, आपके बच्चे को भी नुकसान दे सकते हैं। जी, जो बोलेक्स होती हैं ये जन्म के साथ भी हो सकती हैं या फिर सिर्फ उम्र के साथ ही होती हैं, और क्या ये पूरी तरह से ठीक भी हो सकती हैं? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जन्म के साथ भी होती हैं और पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं, और पूरी तरह से ठीक बिना दवाइयों के भी हो सकते हैं। अक्सर किस उम्र में माँ बाप को ध्यान देना चाहिए कि उसके बच्चों को बोलेक्स की समस्या आ गई है? शुरू से ही, जब वो बच्चे को दौड़ा रहे हैं, शुरू में बच्चा जब ये खड़ा होना शुरू होता है तो पहले उसका गेट वैसे होता है कि गिर जाएगा, इसलिए वो अपने आप को बैलेंस करने के लिए बो लेग से ही बैलेंस करता है, फिर उसके बाद स्ट्रेट करता है धीरे धीरे। तो वो 1.5-2 साल में देखना चाहिए कि बच्चा पैर उसका स्ट्रेट हो गया कि नहीं। या हम कोई ऐसा काम ना करें जैसे हगीज ज़्यादा मोटा ना पहनाएं, उसको टॉयलेट ट्रेन करें ताकि हगीज पहनाने की ज़रूरत ही ना पड़े। ऐसे ऐसे जब आप करते जाएंगे तो नॉर्मली लेग्स सीधे होते जाएंगे और बो लेग्स की समस्या खत्म हो सकती है। 2 घंटे धूप में रखें, अगर उसको विटामिन डी की कमी है वो भी पूरी हो जाएगी और रिकेट्स भी ठीक हो जाएंगे। आप देखिए, ये सब नेचुरल वेज हैं जहां से आप कोई भी बीमारी को एड्रेस भी कर सकते हैं, उसको ठीक भी कर सकते हैं। बोलेक्स के बाद में और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? जी, तो बो लेग्स अगर हैं तो धीरे 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 आप देखेंगे कि आपके जितने भी पेल्विस से नर्व निकल रहे हैं वो थोड़े से टेढ़े निकलेंगे और आपको बैकएक की समस्या रह सकती है, आपको सियाटिका का प्रॉब्लम हो सकता है और कई और पेन्स एंड एक्स, पैर में स्वेलिंग आ सकती है। क्योंकि कोई भी चीज का जो सर्कुलेशन है, लिम्फेटिक सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आ सकता है, तो आप ज़्यादा देर पैर लटका के रखेंगे तो वो स्वेलिंग आ जाएगी उसमें, क्योंकि लिम्फेटिक सर्कुलेशन आपका सही नहीं है। और लिम्फेटिक सर्कुलेशन सही हो जाता अगर इसके बावजूद भी आप अगर इतने प्रॉब्लम्स के बावजूद भी पाँव ज़मीन पे रखना शुरू करते हैं, लेकिन वो भी आप नहीं करते हैं, चप्पल पे पाँव रखते हैं, तो वो भी लिम्फेटिक सिस्टम को ठीक नहीं कर पाता है, इसलिए स्वेलिंग होती आती है। हमें दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है जो कि बिना दवा के ठीक हो सकता है। जी, जब बोलेक्स हो जाता है तो जब डॉक्टर के पास में जाते हैं तो वो ब्रेसेस और जूते बताते हैं अलग तरीके के, तो वो कब तक पहनाए जाते हैं और क्या उनको पहनाना बहुत जरूरी होता है? अब देखिए, आप
आपने देखा होगा नॉर्मली मैं कोई ऐसा स्टेटमेंट यूजुअली नहीं देता हूं जिससे हमारा ये एम नहीं है कि कोई हम कंट्रोवर्सी फैलाएं या कोई कंट्रोवर्सी में आए। तो इस क्वेश्चन को मैं वहीं पे छोड़ देता हूं। जिस हर लोग जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो एक्चुअली चाहते हैं उनका पेशेंट ठीक हो जाए। सबके अपने अपने तरीके हैं, कुछ साइंटिफिक तरीके हैं, कुछ साइंटिफिकली प्रूव करना चाहते हैं, कुछ साइंटिफिक मतलब डेटा भी है अपने पास कि ये पहले ये स्थिति थी, बाद में ये स्थिति हो गई, ये सब। और जो भी डॉक्टर्स करते हैं साइंटिफिकली ट्राई करते हैं, सभी डॉक्टर्स की कोशिश ये होती है कि हमारा पेशेंट ठीक हो जाए। कितना ठीक होता है उस पे डिपेंड करता है। तो ये सभी चीजें जो भी आपने पूछी हैं, ये इस पे कई पेपर्स हैं और ये जेन्युइन माना जाता है, लोग कर रहे हैं। कितना ठीक हो रहे हैं, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। क्या बो लेग्स वाले जो मरीज होते हैं वो गेम्स कर सकते हैं? सब कुछ कर सकते हैं और मुझे एक लगता नॉर्मल है जीवन कि जी वो, सकते हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वो जो हमने उपाय बताए हैं, कारण तो बता दिए, निवारण ये है कि आप ओबेसिटी कम करें, अपना पोस्चर ठीक करें, अपने मसल्स को ठीक से एक्सरसाइज करें। अगर कोई मसाज की जरूरत है मसाज करवाएं, मिट्टी में रहें, पांव जमीन पे रखें और ये सभी चीजें, पांव पे चलना शुरू करें। हर चीज के लिए टू व्हीलर फोर व्हीलर के चक्कर में ना रहें, आराम के चक्कर में ना रहें। इंडियन स्क्वाटिंग स्टाइल में बैठें, इंडियन स्क्वाटिंग स्टाइल में डक वॉक करें। ये सभी चीजें जैसे ही करने लगेंगे लोग, ये सारी चीजों का निवारण संभव है बिना किसी चीज के, बिना कोई दवा के। जी। क्या योगासन प्राणायाम करना इसमें लाभदायक होता है? जी, हम इनफैक्ट आपने तो बहुत ही अच्छी बात बोली, दोनों बहुत लाभदायक हैं। और मैं नेक्स्ट थर्सडे का मेरे ही चैनल पे, डॉक्टर अवधेश पांडे चैनल पे, रोगानुसार योग में हम ये टेकअप कर रहे हैं। हम ये टेकअप कर रहे हैं कि बो लेग्स को कौन कौन से योग हैं, कौन कौन से योगिक पॉस्चर्स हैं जो कि किए जाएं और बो लेग्स में बहुत आराम भी मिलेगा, बो लेग्स धीरे धीरे ठीक भी होंगे। नंबर 1 इज, मैं आपके भी चैनल पे बता दूं, जो हम लोग करने भी जा रहे हैं जी और डिटेल में पोस्चर के साथ बताने भी जा रहे हैं, मैं आपके चैनल में गिनवा दूं जी कि क्या क्या है। नंबर 1 इज बिल्कुल सीधा खड़े होना, क्योंकि हमने सीधा खड़े होना छोड़ दिया। दूसरा, अपने हील पे चलना, अपने हील पे थोड़ी दूर तक चलिए, 5 मिनट तक। पांव जमीन से ऊपर हो, सिर्फ हील जमीन पे हो। उसके बाद चवे को जमीन पे रखना और हील को उठा लेना और वैसे चलना 5 मिनट तक। उसके बाद लैटरल बॉर्डर ऑफ फुट, जैसे फुट ऐसे है, लैटरल बॉर्डर ऑफ फुट में जैसे कोई लंगड़ा चलता है वैसे चलना। उसके बाद मीडियल बॉर्डर ऑफ फुट, वैसे चलना। उसके बाद 5वां है, आप समझिए कि आपका नी जॉइंट है ही नहीं, फुट बिल्कुल स्ट्रेट है, तब आप कैसे चलेंगे वैसे चलिए 5 मिनट तक। ये योग हम लोग सिखाने जा रहे हैं। दूसरा ये है कि डक वॉक, जो मैंने आपको अभी बताया कि इंडियन स्क्वाटिंग स्टाइल में मल आसन में बैठ के 10 कदम चलिए वैसे ही बैठे बैठे, उसको डक वॉक कहते हैं। उसमें पूरा का पूरा रोटेशन ऑफ हिप्स, हिप्स का खुलना, हिप्स का वापस आना, लिगामेंट का मजबूत होना, वो सारा कुछ होगा उसमें, ताकि आपका पोस्चर सही हो जाए और आपके बो लेग सही हो जाए। आपके अगर कोई नर्व इंजरीज हैं वो भी ठीक हो जाए, उनको नरिशमेंट भी मिले। और बड़ी बात यह है कि प्रोस्टेट, पीसीओडी, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, ये सब चीजों के लिए ये सब कुछ बहुत लाभदायक होगा। इसीलिए जो रोगानुसार योग है, मैं आपको स्पेशली बोलूंगा, और आपने नोटिस भी किया था कि हम लोग कर रहे हैं और आपके चैनल पे आप उसको शो भी करना चाहते हैं, हमें बड़ी खुशी होगी कि ये बात जन जन तक पहुंचे। क्योंकि लोगों को एक्चुअली आइडिया नहीं है वंदना जी, लोगों को ये बोल दिया जाता है कि आप योग कर लीजिए। अरे क्या योग करना है?
कितना करना है, कितना नहीं करना है, ये कौन बताएगा? डॉक्टर अवधेश, एक चीज़ और बताइए कि कितनी देर तक स्ट्रेच एक्सरसाइज है, वर्कआउट है, बो लेग्स वालों को करना चाहिए अपनी लेग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? योगासन प्राणायाम भी स्ट्रेचिंग, करते हैं तो कितनी जी देर तक करें वो? जी जी, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज 5 से 10 मिनट भी अगर कोई करता है रोज, ये बहुत एनफ है। इसके साथ साथ जो हम लोग योग जो मैंने आपको अभी बताया, ये सबको करने में 30 to 35 मिनट्स टू 40 मिनट्स लगेंगे। तो अगर 40 to 50 मिनट्स आप अगर अपने शरीर के साथ अपने शरीर को दे रहे हैं, तो यकीन करिए सिर्फ बो लेग्स ही नहीं, हार्ट का भी फंक्शनिंग ठीक हो जाएगा, दिमाग का भी फंक्शनिंग ठीक हो जाएगा, आंखों की रोशनी भी नॉर्मल हो जाएगी, स्मेल भी आ जाएगा वापस, जिन लोगों के स्मेल चले गए हैं, टच का सेंसेशन भी ठीक हो जाएगा, आपके चेहरे पे चमक भी आ जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा। एक बो लेग के मरीज को ठीक होने में कितना समय लग जाता है? ये डिपेंड करेगा कि उसकी एज क्या है, उसका बैकड्रॉप क्या है। ऑन एन एवरेज 6 to 9 मंथ्स लगते हैं कि उनका काफी फर्क पड़ जाता है 6 to 9 मंथ्स में, इतना ऑन एन एवरेज लगेगा, और इतना लगना भी चाहिए, शॉर्टकट नहीं ढूंढना चाहिए। मसाज थेरेपी जो करवाते हैं तो उन्हें किस तरीके की मसाज करवानी चाहिए? कौन सी थेरेपी काम में लेनी चाहिए? अगर आप मुझसे पूछ रही हैं तो मैं हमेशा मिट्टी से मसाज का आपको, हमेशा मिट्टी लपेट के आप मसाज करिए। या हम लोग क्या करते हैं, अपने हॉस्पिटल में हमने पिट खोदे हुए हैं, उसमें पेशेंट को डाल भी देते हैं, उसमें मिट्टी भर देते हैं, उसमें आधे घंटे की थेरेपी होती है धूप में। तो धूप में जो मिट्टी थोड़ी सी तपती है, जितनी गर्मी मिट्टी को देनी चाहिए, जितनी मिट्टी माँ है वो एब्जॉर्ब कर लेती है मैक्सिमम, और उतना ही देगी जितना उस जीव को जरूरत है। इसीलिए मिट्टी को माँ मानना बहुत जरूरी है जी। अभी आपने बात करी मिट्टी की थेरेपी की, तो इसमें जब आप एक पेशेंट को एक पिट में मिट्टी के अंदर रखते हैं तो क्या दूसरे पेशेंट को भी वहीं रख सकते हैं आप, या अलग अलग होता है कि एक में एक को रख दिया तो उसके बाद में इस मिट्टी को वापस काम में नहीं लेना है? मिट्टी एक ऐसी चीज है जो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेती है। नॉनदलेस हम मिट्टी तो चेंज करते ही हैं, लेकिन हमारे यहाँ कई पिट्स बने हुए हैं और कई पिट्स में हम रखते हैं पेशेंट्स को। कई लोग इसी थेरेपी के लिए आते हैं क्योंकि ये और कहीं होता नहीं है। हमने कोशिश की है कि जितने भी तरीके पेशेंट को हील करने के दुनिया में मौजूद हैं, हमारी कोशिश होती है हमारे हॉस्पिटल में वो मौजूद होने चाहिए। जी, मतलब आपके कहने का ये है कि वो मिट्टी खराब नहीं होती है, वो एक पेशेंट वाली मिट्टी दूसरे पेशेंट पे यूज की जा सकती है? नहीं, यूजुअली हम ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन यूज की जा सकती है। थियोरेटिकली आप जो बोल रही हैं ये संभव है जी। हम यूजुअली ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि हम भारत देश में रहते हैं ना, और वो भी मैं हिमालय के बिल्कुल ही मतलब हमारे यहाँ से हिमालय शुरू होता है जी, तलहटी में आप हिमालय की। हमारे यहाँ मिट्टी की कहीं कोई कमी भी नहीं है। जी बिल्कुल। डॉक्टर अवधेश, आपने हमें बेहतरीन जानकारी दी। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।